तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6 और साथ में चैप्टर नंबर 11 से बहुत सारे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को देखकर आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है, डायरेक्ट नहीं। तो मैप वाले क्वेश्चंस में भी आप लोगों ने देखा है कि प्राचीन भारत से संबंधित क्वेश्चंस के जगह पर मेरठ और कानपुर जैसे आधुनिक भारत के क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे हैं। नमस्कार मेरे एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं आर्ट सेगमेंट के बच्चों, हम लोग यहां पर लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए एमपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर, वो भी इतिहास विषय का। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो इतिहास विषय का मॉडल पेपर होता है, इससे हमें यह पता चलता है कि आने वाली परीक्षा में किस तरीके के क्वेश्चन हमसे जो संस्था है वो पूछने वाली है और एमपी बोर्ड किस प्रकार के क्वेश्चंस को बदलकर और घुमाकर हमसे पूछ सकता है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस को समझाने के लिए मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर यहां पर लेकर आया हूं, जो मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन समझाऊंगा। आपको पता चलेगा कि चैप्टर्स कौन कौन से हैं और हर बार कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं, हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको एक एक करके सारी चीजों को समझाता हूं। तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले पेपर दिखा देता हूं। पेपर को आप देख लें यहां पर कि टोटल प्रिंटेड पेजेस जो है उसमें लगभग 14 के करीब है। टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 23 के लगभग क्वेश्चन रहेंगे। टाइम रहेगा लगभग 3 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 80। आप यहां देख सकते हैं हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2026 में केवल अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र यानी कि सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस ओनली, यानी कि ताकि आप अच्छे से इस क्वेश्चंस को समझ सके, हर एक चैप्टर पर अपनी नजर बना के रख सके, ताकि आपको पता चल सके कि आने वाले समय में आपकी तैयारी को किस तरफ आपको लेके चलना है, जिससे आप भी टॉपर बन सके। चलिए, तो यहां पर हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कौन से चैप्टर्स इन लोगों ने किस प्रकार के प्रश्नों को रखा है। यहां आप देखेंगे अगर तो सही विकल्पों में लगभग बात करते हैं तो 6 के करीब क्वेश्चंस जो हैं ये पूछे जाएंगे, है ना। तो 6 के लगभग क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर के। वहीं रिक्त स्थानों की हम जब बात करते हैं तो ये 6 क्वेश्चन यहां पर 6 नंबर के पूछे जाएंगे। वहीं सत्य असत्य की बात करें तो यहां पर 6 क्वेश्चन है, 6 नंबर के पूछे जाएंगे। वहीं सही जोड़ी की बात करें तो 7 आएंगी और 7 नंबर में ये पूछी गई है। इसके अलावा एक शब्द में उत्तर की बात करें तो 7 क्वेश्चन 7 नंबर के। अति लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो 10 क्वेश्चन है और ये रहेंगे आपके 20 नंबर के, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। वहीं लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो 4 क्वेश्चन रहेंगे और ये रहेंगे 12 नंबर के, यानी कि हर एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। वहीं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो प्रश्नों की संख्या होगी 3 और नंबर मिलेंगे आपको टोटल 12, यानी कि मतलब है कि हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। वही बात करते हैं मानचित्र की, तो मानचित्र से एक क्वेश्चन आएगा जो रहेगा लगभग 4 नंबर का, यानी कि बात करें हम तो हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का यहां पर होगा। टोटल अगर बात करते हैं तो टोटल यहां पर आपको 32 के लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 18 के लगभग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है देखने को मिलते हैं, प्रश्न देखने को मिलते हैं और इनसे आपकी मार्किंग होती है लगभग 80 के आसपास नंबरों की। अब चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूं। चलिए देखिएगा आप यहां पर, ये आपके सामने क्वेश्चन है और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोगों ने इसके अंदर शामिल किए हैं 2 नंबर से लेकर और 4 नंबर तक के हर एक चैप्टर के प्रश्न। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में बांटों से क्या अभिप्राय है, तो ये चैप्टर नंबर 1 का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसी के जो अथवा में दिया है वो भी है हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी 2 कारण। तो आप आसानी से इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं, एकदम डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है। उसके अलावा हम देखते हैं पितृवंशिकता का क्या अर्थ है। वहीं दूसरा प्रश्न जो है यह है प्राचीन काल में व्यक्ति के गोत्र का निर्धारण किस प्रकार से होता था। तो ये चैप्टर नंबर 3 का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गोत्र व्यवस्था को अगर आपने पढ़ा है तो आप आसानी से खूबसूरती से इस प्रश्न का आंसर दे सकते हो। वहीं बात करते हैं दूसरा प्रश्न है इसके बाद थेरी किसे कहा जाता है और जैन धर्म के पंच महाव्रतों के नाम लिखिएगा। तो ये चैप्टर नंबर 4 से एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब यहां आप देखेंगे तो ये प्रश्न जो है ये डायरेक्ट नहीं पूछा है, थोड़ा सा घुमाकर पूछा है, थ्योरी वाला प्रश्न। वहीं यहां बात करेंगे फ्रांसवा बर्नियर का मुगल परिवार से क्या संबंध था, चैप्टर नंबर 5 का ये क्वेश्चन है और उसी के अथवा में दिया है अलबरूनी किन किन भाषाओं का जानकार था। तो अलबरूनी के बारे में हम यात्रियों के नजरिए वाले चैप्टर में ये सारे के सारे यात्री पढ़ते हैं, फ्रांसवा बर्नियर के बारे में पढ़ते हैं, अलबरूनी के बारे में पढ़ते हैं, इब्न बतूता के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारे यात्री हम यहां पर देखते हैं। इसके साथ ही रायचूर दुआब का क्या तात्पर्य है और राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कब और किन के बीच में हुआ, तो ये चैप्टर नंबर 7 से क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्ट प्रश्न है, यहां तक घबराने की हमें आवश्यकता नहीं है, यानी कि 2 नंबर के जो प्रश्न है ये सीधे सीधे हमसे पूछे गए हैं। कुछ और 2 नंबर के प्रश्न भी देख लेते हैं। तो यहां मुगल काल में जजमानी प्रथा क्या थी और मुगल काल में जमींदारों की बढ़ती हुई हैसियत के कोई 2 कारण बताइए। तो ये देखो चैप्टर नंबर 8 से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, यानी कि हर एक चैप्टर को संस्थान यानी कि एमपी बोर्ड ने टच करने का प्रयास किया है, ताकि मेरा एक भी बच्चा किसी भी चैप्टर के बारे में ये ना कह पाए कि मुझे ये चैप्टर तो आता ही नहीं। तो हर एक चैप्टर को टच करने का प्रयास किया गया है। आप यहां देखेंगे तो कुदाल और हल के प्रतीकों का प्रयोग किन के लिए किया जाता था और रैयत बाड़ी व्यवस्था इस्तेमारी व्यवस्था किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न थी। तो ये चैप्टर नंबर 9 का एक जबरदस्त सा क्वेश्चन है। वही बात करेंगे हम 1857 का विद्रोह एक जन विद्रोह था, इस कथन के पक्ष में कोई 2 तर्क दीजिए।
साथ में ही सहायक संधि का अवध की प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। अब आप यहां देख सकते हैं कि प्रश्न जो है ये डायरेक्ट नहीं, थोड़ा सा घुमाकर पूछे गए हैं और आपको अपनी तैयारी की दिशा भी इसी तरीके से थोड़ा सा मोल्ड करनी पड़ेगी, यानी कि बदलनी पड़ेगी। पढ़ना आपको वही है, बस उत्तर लिखने का तरीका थोड़ा सा आपको बदलना होगा यहां पर, जिससे आपको इस वाले चैप्टर में भी बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं हम कि संविधान सभा में सरदार पटेल की क्या भूमिका थी। इसके साथ ही संविधान सभा में बीएन मुखर्जी की क्या भूमिका थी। चैप्टर नंबर 12 से ये बढ़िया सा प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को कैसे लिखना है ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। हंसा मेहता ने संविधान सभा में क्या विचार रखे और गोविंद वल्लभ पंत ने पृथक निर्वाचन की मांग पर क्या प्रतिक्रिया दी। देखो ये 2 नंबर के प्रश्न दोनों एक ही चैप्टर से, यानी कि चैप्टर नंबर 12 से ये प्रश्न पूछे गए हैं। आगे हम यहां बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की कृषि तकनीकी का वर्णन कीजिए और सिंधु सभ्यता की लिपि को एक रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता है। इसको भी पूछा गया है आपके चैप्टर नंबर 1 से। 3 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से आपका 3 नंबर का प्रश्न भी आया, 2 नंबर का भी आया। ठीक है, ध्यान रखना चैप्टर नंबर 1 हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नियतिवादी और भौतिकवादी परंपरा के बीच 3 अंतरों को स्पष्ट कीजिए, ये एक क्वेश्चन यहां पूछा गया है। और अमरावती स्तूप के नष्ट होने के किन्हीं 3 कारणों के बारे में बताइए, ये चैप्टर नंबर 4 का एक बढ़िया प्रश्न है, आप लोग यहां इसको देख सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य की जल संरचना की प्रणाली का वर्णन कीजिए और विजयनगर स्थित महानवमी टिब्बा जो है उसके अनुष्ठानिक महत्व को बताइए। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो ट्रेडिशनल रहे हैं, इसके पहले भी इन प्रश्नों को पूछा जाता रहा है। तो इन प्रश्नों को तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानकर चलिएगा कि चैप्टर नंबर 7 से आपके इस तरीके के प्रश्न जो है महानवमी डिब्बा तो पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा 1857 के विद्रोह के पीछे की अफवाहों में एक बड़ी भूमिका, लोग अफवाहों पर विश्वास क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। तो देखो ये भी प्रश्न एकदम डायरेक्ट नहीं पूछा है, थोड़ा सा घुमाकर पूछा है, मतलब आपको अपने ब्रेन का थोड़ा ज्यादा प्रयोग करना पड़ेगा, तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं, जो चैप्टर नंबर 10 से है। ठीक है, इसके बाद 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने अंग्रेजों के साथ कौन कौन से संस्थानों को नष्ट करने का प्रयास किया और क्यों किया, स्पष्ट कीजिए। तो थोड़ा सा प्रश्न जो है थोड़ा डिटेल में पूछा गया है, आपको आंसर भी यहां डिटेल में देना होगा। क्वेश्चन है आपका ये 3 नंबर का और ये है चैप्टर नंबर 10 से। इसके अलावा मगध के उत्कर्ष के कारणों का विश्लेषण कीजिए और आरंभिक भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल का समय क्यों माना जाता है, ये आपको बताना है। तो ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। अब आपको यहां ध्यान रखना है, कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को YouTube पर एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि 4 नंबर वाले क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से हर बार पूछे जाते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैं आई बटन में वो वीडियो के लिंक डलवा देता हूं, आप लोग उसको एक बार जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन 4 नंबर के कौन कौन से चैप्टर से आए हैं। आगे देखिए आप यहाँ कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में प्रारंभ हुए नवीन भक्ति आंदोलन का वर्णन कीजिए और चोल शासकों द्वारा संतों का समर्थन ये क्यों चाहते थे, ये चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन को यहां पर 6 नंबर चैप्टर से भी क्या किया है, इस बार थोड़ा सा बदलकर पूछने का प्रयास किया गया है, ध्यान रखें आप। भारत छोड़ो आंदोलन एक जन आंदोलन था, इस कथन की विवेचना कीजिए और महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को बदल डाला, इस कथन की भी विवेचना कीजिए। तो यहां पर भी अब तक जो प्रश्न चैप्टर नंबर 11 से पूछे जाते थे वो क्वेश्चन अब डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा सा उनको घुमाकर पूछने का प्रयास संस्था ने किया है, यानी कि एमपी बोर्ड ने किया है, आप लोगों के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए किया है। इसके अलावा अगर आप मानचित्र वाले प्रश्नों पर नजर डालेंगे तो देखेंगे आप कि भरूच स्तूप, पाटलिपुत्र, अमरावती, लोथल, ये देखो ये वाले प्रश्न यहां पर पूछे हैं, यानी कि ये सारे के सारे जो स्थल हैं ये कैसे हैं, प्राचीन काल के स्थल हैं। लेकिन अगर आप अथवा में देखेंगे तो धौलावीरा, वाराणसी, मेरठ और कानपुर, तो यहां आपको थोड़ा समझ में आएगा कि इस बार एमपी बोर्ड ने प्राचीन काल के साथ साथ आधुनिक काल के भी कुछ कुछ स्थलों को पूछा है, यानी कि अब आपको आधुनिक काल के स्थलों पर भी अपनी विशेष नजर बनाकर रखनी होगी कि उनकी लोकेशन कहां है। तो ये जो मैप है आपका, इस मैप को आपको अच्छे से स्टडी करनी होगी ताकि आप मैप वाले क्वेश्चन भी सारे बना सके। जैसे मान लीजिए भरभूत, पाटलिपुत्र, ये जो आपके स्थल है ये सारे किससे हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित भी है और मौर्य काल से संबंधित भी है। अमरावती भी आपका सातवाहन काल से संबंधित है और बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। वहीं लोथल की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से, धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता से। बाकी और जो आपको स्थल 3 नीचे दिख रहे हैं ये सारे आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल है, जिनको आपको मैप पर बनाना होगा। यानी कि थोड़ा सा पैटर्न जो है अब बदला है मैप को लेकर भी, और आधुनिक काल के क्वेश्चन भी मैप के अंदर डालने का प्रयास किया गया है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन और बता देता हूं जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे भरूच स्तूप किस राज्य में स्थित है, एक शब्द में इसका उत्तर देना है। मौर्य राजवंश की राजधानी का नाम लिखिएगा। एलोरा का कैलाश मंदिर किस राज्य में है। बुद्ध ने अपना उपदेश कहां पर दिया था। तो ये एकदम नॉमिनल से डायरेक्ट पूछे जाने वाले प्रश्न है, इनको लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये सारे प्रश्न तो सामान्य ही है। वहीं अगर आप इस तरफ देखेंगे तो एक शब्द में उत्तर, मीराबाई कहां की राजकुमारी थी। सोपारा किस राज्य में स्थित है। नाना साहब ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां पर किया था। अमरावती का स्तूप किस राज्य में है। तो देखो आप ये एकदम डायरेक्ट पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को आप आराम से डील कर लेंगे। बात यहां पर फंसती है हमारी कि जब सर इस तरीके के प्रश्न हमसे पूछे जाएं जो एकदम डायरेक्ट ना हो, थोड़ा सा घुमाकर पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए हम क्या करें। तो इस प्रकार के प्रश्नों को लेकर आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी चिंता
इस पूरे के पूरे पेपर को देखकर ये हो रही है कि हम इन प्रश्नों को कैसे डील करेंगे। इतना कम समय हमारे पास बचा है तो हम क्या करें। तो इस आपके असंभव से काम के लिए हमारा अरिविहान का प्लेटफॉर्म संभव बैच लेकर आया है, जिससे आपकी हर एक असंभव काम को संभव किया जाएगा। इस बैच को आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मात्र 50 दिन के भीतर हमने पूरे के पूरे इसी तरीके के क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास किया है। और वहां पर आपको टॉपर्स के नोट्स और सारे के सारे क्वेश्चंस की फ्रेमिंग किस तरीके से होगी, आपको एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से उसका उत्तर लिखना है, वो सारी बातें बताई गई हैं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। भारत माता की जय।